ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले जो फिटर थ्योरी की हमारी क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसका क्लास 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां फिटर फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, पहले पार्ट 1 से पार्ट 10 तक देख लीजिए, तब आप आगे का देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जाकर के बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। कैसे, देखिए पहला ही टैब जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना, होम पेज पे पहला ही टैब मिलेगा आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट के नाम से और आईटीआई नीमी क्वेश्चन पीडीएफ के नाम से। यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, यहाँ टेस्ट मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो सीबीटी एग्जाम का प्रीवियस सेट का पेपर मिल जाएगा। कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई, जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalit.org के नाम से, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करेंगे, होम पेज आपका कुछ इस तरह से खुलेगा, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, जो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा था सब यहाँ सामने दिखाई दे रहे होंगे। आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट, आईटीआई नीमी क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कर लीजिए। ठीक है, आप भाई आपको किसका पीडीएफ, इलेक्ट्रिशियन का, फिटर का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, भाई फिटर के चाहिए, फिटर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे स्लाइड कीजिए। अब यहाँ फर्स्ट ईयर चाहिए, सेकंड ईयर चाहिए, फर्स्ट ईयर चाहिए, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे स्लाइड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए सारे पार्ट आपके पार्ट 1 से पार्ट 10 में अपलोड है, किसी भी पार्ट पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से बिल्कुल आसानी से आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड होकर मिल जाएगा। आज मैं यहीं से क्वेश्चन कराने वाला भी हूं, तो आपको 151 नंबर से, तो यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन के साथ आपका उसके जस्ट नीचे आंसर भी दिया हुआ है, तो बड़े मजेदार तरीके से आपको मिल जाएगा। प्लस टेस्ट देने का भी बहुत आसान है। आप होम पेज पे जहां पे थे पहला ही टैब देखिए आपका क्या था, आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक कर लेते आप, नीचे को स्लाइड करते तो फिर आपसे पूछता भाई कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देना है टेस्ट, फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर क्या, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, फिटर फर्स्ट ईयर वाले पे, नीचे को स्लाइड कीजिए, देखिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, जिसको स्टार्ट करना है स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, जिसको स्टार्ट करना है वहीं पे स्टार्ट करेंगे, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, बिल्कुल आसानी से एकदम स्मूथ चलता है, बड़ा मजा आएगा, आप एक बार देख करके देखना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आज के हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए क्राउनिंग मैंने आप लोगों को ना इस टाइप से हैमर में भी बताया था। ठीक है, मैंने क्या बोला था, हैमर में बताया था कि हैमर का नीचे का हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, एक मिनट डियर, ठीक है, नीचे वाला जो हमारा हिस्सा होता है उसको हम लोग बिल्कुल सीधा ना रख करके, बिल्कुल सीधा ऐसे ना रख करके, थोड़ा सा हैमर में भी क्या था, उत्तलता लिए हुए था, वैसे ही चीजल में भी करते हैं। चीजल में भी क्या करते हैं, क्यों हैमर में क्या था कि उसके कोने ना टूटे, वैसे चीजल में भी होता है। जो हमारे पास चीजल होती है ना, तो चीजल की एज बिल्कुल सीधी नहीं बनाई जाती है, जो चीजल की एज होती है ना वो क्राउनिंग किया जाता है, मतलब हल्का सा गुलाई लिए हुए बनाया जाता है। चीजल की एज को गुलाई लिए हुए क्राउनिंग, क्राउनिंग मतलब यही उत्तलता टाइप में गुलाई लिए हुए बनाया जाता है। इसका बस फर्क यही होता है कि जब हम लोग चीजल से कहीं मेटल कटाई कर रहे हो तो अगर बिल्कुल सीधा ऐसे एज होगा तो कोने उसके टूट जाएंगे, कोने क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो कोनों को टूटने से रोकने के लिए तो कोनों की खुदाई को रोके, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोके। पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई कि किसको क्या कहते हैं, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है, कौन से पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा जॉब है, जॉब को काटा जा रहा है, जॉब ये हो गई हमारी। ठीक है, जॉब को जब आप लोग काटेंगे तो उसके से चिप्स निकलेगी, ये हमारी जॉब हो गई। ठीक है, जॉब से यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा चिप्स इस तरह से कट करके निकल रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जॉब हो गया, और जॉब से जो हम लोग चिप्स काट करके निकाले थे, चिप्स कट के निकल रहे। तो जो चीजल होती है ना, चीजल की जो निचला फेस होता है और जो जॉब की सरफेस होती है, इनके बीच का जो एंगल होता है अल्फा से दिखाते हैं, या क्लियरेंस एंगल होता है। भाई क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। ठीक है, फिर चीजल की जो ऊपरी सरफेस होती है जहां से चिप्स टकरा करके निकलती है, और जहां कटाई कर रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको गामा से दिखाते हैं, इसको रेक एंगल कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, ये हमारा रेक एंगल होता है। उसके बाद दोनों चीजल के फेस का जो बीच का एंगल बचा भाई, इसको बीटा से दिखाया जाता है, और इसको हम लोग पॉइंट एंगल या लीप एंगल भी कहीं कहीं बोल देता है, पॉइंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, पॉइंट एंगल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है भाई, यहाँ पे क्या है कि वर्क सरफेस, टूल को वर्क सरफेस रगड़ने। भाई कटिंग टूल वर्क सरफेस से कब रगड़ता है, अगर हम चीजल को झुकाएंगे तो यह वाला हिस्सा हमारा वर्क सरफेस या जॉब की सरफेस से टकराने लगेगा।
ठीक है, तो हमें उसको रोकना है। तो कहने को अगर चीजल में आप झुकाव देंगे ना, अगर झुकाने का मतलब क्या, जब चीजल नीचे को झुकोगी तो यह जो क्लियरेंस एंगल है इसका मान घटेगा, चीजल ऊपर उठेगी तो यह कोण बढ़ेगा, मतलब क्लियरेंस एंगल का मान बढ़ेगा। और इसके विपरीत रेक एंगल, इन्हीं दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। पॉइंट एंगल तो फिक्स है, ठीक है, जब नीचे से आप चीजल को ऊपर उठाएंगे तो क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा, तो रेक एंगल का मान कम होगा। और वही अगर चीजल को आप झुकाते हैं, जब चीजल हमारी नीचे को आएगी तो क्या होगा, जब ये चीजल आप नीचे को झुकाएंगे तो यहाँ ये एंगल घटेगा, तो क्लियरेंस एंगल घटेगा तो रेक एंगल बढ़ेगा। तो जब चीजल नीचे झुकेगी, जब क्लियरेंस एंगल घटेगा, तब हमारे टूल का डर रहेगा यहाँ पे कि हमारा टूल यहाँ जॉब से रगड़ खा सकता है। तो इसे बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चीजल थोड़ी खड़ी कर लेंगे, खड़ी करेंगे तो नीचे का एंगल बढ़ेगा। कौन सा एंगल बढ़ेगा, क्लियरेंस एंगल। मतलब हम लोग क्लियरेंस एंगल को बढ़ा करके चीजल को जॉब से रगड़ने से बचा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो रेक एंगल को घटा करके रेक एंगल कम करेंगे, अपने आप क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी है ना, इंक्रीज क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल को अगर हम लोग बड़ा कर दे तो हमारा जो टूल है वो जॉब की सरफेस से रगड़ नहीं खाएगा। ठीक है, अगर रेक एंगल को बढ़ा दे, रेक एंगल बढ़ाने का क्या मतलब है, अगर आप रेक एंगल बढ़ा दे तो क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा तो उससे रगड़ खाने लगेगा, तो वह हो नहीं सकता। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है धातु की इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इंपैक्ट को सहन कर सके। टेनासिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस। ठीक है, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इंपैक्ट को सहन कर सके। जो शॉक या इंपैक्ट, शॉक या इंपैक्ट मतलब अचानक जो झटका लगता है उसको सहन कर सके। मैं ये सब आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर हल्का हल्का आपको बता देता हूं दोबारा से। देखिए टेनासिटी क्या होती है, मैंने बताया था, कोई हमारे पास क्या हो भाई, हमारे पास कोई जॉब है, उस पर क्या किया जाए, टेंसाइल फोर्स लगाया जाए, इधर से और इधर से दोनों साइड खिंचाव फोर्स, तनाव फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। जब हम लोग टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं जॉब पे, और वो जॉब हमारी क्या हो रही है, उस टेंसाइल फोर्स का विरोध कर रही है, और वह टूटने बिना टूटे उस टेंसाइल फोर्स का विरोध करती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं। ठीक है, हार्डनेस क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं किसी भी धातु को काटा और घिसा ना जा सके, मतलब जो काटने और घिसने का, खुरचने का विरोध करती है, तो हार्डनेस बोला जाता है कि यह कठोर है। ब्रिटलनेस क्या है, तो देखिए ब्रिटलनेस क्या है, ब्रिटलनेस का मतलब है जब उस पे चोट लगाया जाए धातु पे तो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाए। इंपैक्ट लोड, अचानक लोड पड़े तो क्या हो, टुकड़ों टुकड़ों में जब वो बिखर जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ब्रिटलनेस कहते हैं। यह कोई अस्थायी विरूपण नहीं देता। कई बार एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो हमारा ब्रिटलनेस होता है भाई ना, ब्रिटलनेस कोई अस्थायी विरूपण नहीं देता है, या कह लीजिए बिना अस्थायी विरूपण दिए, डिफॉर्मेशन मतलब बिना अपना रूप परिवर्तित किए, बिना अरे यार बिना अस्थायी डिफॉर्मेशन दिए या बिना अस्थायी विरूपण दिए टूट जाता है, तो वही हमारा ब्रिटलनेस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है टफनेस। टफनेस क्या भाई, तो यही हमारा होता है जो कड़ापन, जो इंपैक्ट लोड या अचानक पड़ने वाले लोड को सहन कर लेता है। यह ब्रिटलनेस का विपरीत प्रॉपर्टीज रखता है। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रॉपर्टीज रखते हैं, अपोजिट प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो टफनेस हमारा उसका विपरीत प्रॉपर्टीज रखता है। वो देखिए इंपैक्ट लोड शॉक को सहन नहीं कर पा रहा था, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जा रहा था, जबकि यह इंपैक्ट लोड या उसके शॉक को सहन कर लेता है, तो उसी को टफनेस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, टफनेस। ठीक है, ऐसे ही हार्डनेस का हमारा विपरीत गुण मशीनेबिलिटी का होता है। किसका होता है भाई, मशीनेबिलिटी। ठीक है, मशीनेबिलिटी का मतलब जिसे आसानी से काटा और घिसा जा सके, जबकि हार्डनेस का मतलब क्या, हार्ड है तो उसे आसानी से काट घिस नहीं सकते हैं, जिसमें मशीनेबिलिटी का गुण होगा उसे आसानी से काट घिस सकते हैं। तो यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज रखते हैं, वैसे ही ब्रिटलनेस और टफनेस एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज रखते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्या है भाई, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। कौन सा पार्ट, विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या आउटसाइड माइक्रोमीटर के फ्रेम में कौन सा मेजरिंग फेस फिट होता है। चलिए पहले हम लोग जल्दी जल्दी सारे पार्ट के नाम जान लेते हैं। तो ये जो लास्ट में है भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैचेट स्टॉप कहते हैं। काम हम क्या है, ये सब मैं पहले कई बार बता चुका हूं, तो दोबारा बात नहीं करेंगे। स्टार्टिंग से पार्ट 1 पार्ट 2 सब सीरियल से देखते आइए, सब समझ में आ जाएगा। इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं भाई। इसको क्या बोला जाता है, थिम्बल बोला जाता है, थिम्बल। ठीक है, उसके बाद यह जो हमारा बैरल या स्लीव कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको बैरल या स्लीव भी बोलते हैं, बैरल या स्लीव। यहाँ पे अभी इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ, इस तरह से इसमें नट लगा होता है, एक इसमें दिखाया नहीं है, मैं आपको बना दे रहा हूँ, इस तरह से बना होता है। तो यह जो होता है हमारा क्या होता है, यह हमारा लॉक नट होता है, स्पिंडल लॉक कह देता है, लॉक नट कह देता है। ठीक है, उसके बाद यह जो है हमारा स्पिंडल है,
स्पिंडल हो गया, यह हमारा फ्रेम कहलाता है, फ्रेम हो गया, और यह हमारा एनविल होता है, एनविल। ठीक है, कह रहा है कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में, देखिए फ्रेम में क्या फिट है, तो फ्रेम में यह हिस्सा फिट है जो हमारा क्या होता है, जब कोई मेजरिंग फेस, जब किसी चीज को मापोगे आप तो यहाँ पर रहेगा, तो वही कहा है कि मेजरिंग फेस है। तो देखिए यह हमारा जब जॉब को पकड़ा जाता है तो एक हिस्सा स्पिंडल से टच करता है, दूसरा यह एनुअल का हिस्सा टच करता है जो मेजरिंग फेस होता है। भाई मापने वाली एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ये होगी, तो मापने वाली जो यह सरफेस है, जो यह मेजरिंग फेस है, यह एनुअल है जो कि फ्रेम में फिट किया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है, यह माइक्रोमीटर पूछ रहा, पहले इसके पार्ट का नाम देख लीजिए। इसको हम लोग कैप के नाम से जानते हैं, ज्यादातर कैप ही मिलेगा, कहीं कहीं पे रैचेट स्टॉप भी लिखता है, हालांकि इस वाले डेप्थ वाले में कैप ही लिख करके इसको कहता है। इसको हम लोग थिम्बल बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं। यह हमारा क्या है भाई, बैरल, बैरल या स्लीव कह लीजिए, बैरल या स्लीव। यह हमारा बेस होता है ना, ठीक है। अलग अलग कभी कभी स्टॉक भी बोलता है, तो स्टॉक भी लिख लेते हैं हम लोग। और यह हमारा क्या है, यह इसके अंदर स्पिंडल लगा हुआ है, या कहीं के एक्सटेंशन रॉड बोल देता है, एक्सटेंशन रॉड। ये हमारा एक्सटेंशन रॉड 2-3 सेट में आता है ना, अलग अलग गहराई नापने, जैसे इतनी लंबाई का आएगा, फिर इससे ज्यादा लंबाई का आएगा, फिर एक और इससे ज्यादा अलग अलग लंबाई के 2-3 रहते हैं। जिस टाइप की हमें गहराई नापना होगा उसका तो अलग अलग सेट हम लोग इसमें लगा सकते हैं। एक्सटेंशन रॉड होता है इसकी गहराई को बढ़ाने के लिए, डेप्थ को नापने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा क्या करता है, यह हमारा जो बेस है, स्टॉक वाला हिस्सा, यही हमारा क्या होता है, यह हमारा हिस्सा जॉब के सरफेस पे टकरा जाता है, और स्पिंडल इस तरह से एक्सटेंशन रॉड यहाँ आकर के टकरा जाता है, और इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ आकर यह बेस वाला हिस्सा यहाँ जॉब के ऊपर टकरा जाता है, और ये आकर के नीचे टकरा जाता है। इस तरह से गहराई को मापते हैं। तो ये डेप्थ माइक्रोमीटर होता है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, डेप्थ माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर कौन सा भाई, तो देखिए यह जो है हमारा ना, यह इनसाइड माइक्रोमीटर है। ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है ना, यह इनसाइड माइक्रोमीटर है। जो इधर होता है ना, यह एक्सटेंशन रॉड लगा होता है, प्लंजर टाइप होता है, मतलब दबाने पे यह दब जाता है, और यहाँ रैचेट स्टॉप या लॉक होता है, यहाँ से हैंडल से हम लोग इसको लॉक कर सकते हैं। जैसे इसको दबाएंगे छोटा हो जाएगा, इसको दबाएंगे ये छोटा हो जाएगा, हैंडल से लॉक कर लेंगे। फिर हमें मान लीजिए कहीं पे किसी स्लॉट लॉट का आंतरिक माप लेना है, इनसाइड माइक्रोमीटर आंतरिक माप लेगा, इस तरह से स्लॉट लॉट की माप लेनी है, दबा दिए छोटा हो गया, इसके अंदर ले आएंगे, यहाँ लूज करेंगे, वो खुल करके इसमें फैल के टकरा जाएगा। ठीक है, तुरंत फैल जाएगा और टकरा जाएगा। फिर इसको हम लॉक करके बाहर निकालेंगे और उसकी रीडिंग पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आंतरिक माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे वर्नियर माइक्रोमीटर को बड़ा करके दिखाऊंगा, उससे पहले आउटसाइड माइक्रोमीटर समझ लीजिए। अभी जो हमने पीछे फिगर देखा था, ये सब हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में सारी डिटेल हम लोग देखा था। तो वही चीज यहाँ पे आउटसाइड माइक्रोमीटर बाहरी माप, इनसाइड माइक्रोमीटर आंतरिक माप लेने के लिए, कहीं स्लॉट वगैरह का, आउटसाइड माइक्रोमीटर बाहरी माप लेने के लिए, नाम ही है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर है और वर्नियर माइक्रोमीटर। आप कहोगे इन दोनों में क्या फर्क है, देखिए दोनों सेम डिजाइन में सेम होते हैं, बस एक जगह इनके डिजाइन में परिवर्तन किया जाता है, वो भी कहाँ, यह वाला जो हिस्सा होता है बैरल या स्लीव वाला हिस्सा जो है ना, इसी डिजाइन में परिवर्तन किया जाता है, इसीलिए इस वाले हिस्से को मैं बड़ा किया। यह किसका लिया गया, बैरल या स्लीव, यह बैरल या स्लीव हमारा वर्नियर वाले का है। किसका है, वर्नियर माइक्रोमीटर का है। किसका, वर्नियर माइक्रोमीटर का है। बैरल या स्लीव हमारा वह वर्नियर माइक्रोमीटर का है, यह वाला। फर्क क्या है, देखिए जो हमारा नॉर्मल आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है ना, इसमें हमारी डेटम लाइन होती है, डेटम लाइन होती है, और इस पर हमारा फिर स्केलिंग किया गया होता है 1-1 mm पे, फिर इन्हें आधा mm पे बांट दिया जाता है, मतलब एक खाना आधा mm का होता है एक तरफ से इनका। ठीक है, लेकिन जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें डेटम लाइन रहती है, डेटम लाइन रहती है, और सेम वही कहानी है कि 1-1 mm पे बांट दीजिए, 1-1 mm पे बांट दीजिए, फिर उन्हें आधा mm पे भी बांट दीजिए। ये तो उसी की तरह कहानी है, सेम इसी की तरह। लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त लाइनें बैरल या स्लीव पे 10 लाइनें खींच दी जाती हैं पैरेलल में, इसी डेटम लाइन के पैरेलल में 10 अतिरिक्त लाइनें खींच दी जाती हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे 10 लाइनें खींची जाती है। जो लाइन खींची गई है ना, ऐसे धीरे धीरे कितने, इस तरह से हमारा 10 लाइनें खींच दिया जाता है, और इन लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं, जो ये 10 लाइनें खींची जाती हैं, इन लाइनों को हम लोग वर्नियर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वर्नियर लाइन कहते हैं। तो आप बोलोगे इसका क्या फायदा है, फायदा यह है कि जैसे नॉर्मल हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है, तो इसके द्वारा हम लोग 0.01 mm की एक्यूरेसी में माप लेते हैं, या मिनिमम इतनी माप ले सकते हैं, छोटी से छोटी माप 0.01 mm ले सकते हैं, इस एक्यूरेसी में माप ले सकते हैं। लेकिन
अगर वर्नियर माइक्रोमीटर है या 10 लाइनें बढ़ा दी गई, इसके बढ़ाने से हमारी माइक्रोमीटर की शुद्धता एक्यूरेसी और बढ़ गई। अब हम इसके अपेक्षा 10 गुना और अधिक शुद्धता में माप ले पाएंगे। मतलब इसके द्वारा हम लोग 0.001 mm तक की शुद्धता में माप ले सकते हैं, या मिनिमम इतनी छोटी माप ले सकते हैं। इससे 10 गुना इसका एक्यूरेसी बढ़ जाता है, ठीक है, वो वर्नियर लाइन मिलाने से, तो वह वर्नियर लाइन खींचने से, तो उसको वर्नियर माइक्रोमीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। देखिए ड्रिल चक को पकड़ने की बात कर रहा है, ड्रिल बिट को पकड़ने की बात नहीं कर रहा है। मशीन स्पिंडल पे ड्रिल चक, हमारा दो टाइप, एक तरह की बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, और ये हमारा पिलर ड्रिलिंग मशीन है जो बड़ी वाली होती है। तो इसमें हम लोग पिलर ड्रिलिंग जो मशीन होती है जो बड़ी वाली, इसमें हम लोग डायरेक्ट स्पिंडल जो हमारा ड्रिल बिट होता है इसको डायरेक्ट स्पिंडल में पकड़ लेते हैं, इसमें चक को नहीं होता है। तो जो हमारा डायरेक्ट स्पिंडल में जब ड्रिल बिट को पकड़ते हैं तो उसकी जो सैंक होती है वो टेपर सैंक होती है। कौन सी सैंक होती है? टेपर सैंक होती है। लेकिन जो ड्रिल चक में हमारी ड्रिल बिट पकड़ी जाती है उसकी जो सैंक होती है वो हमारा स्ट्रेट सैंक वाला होता है। कौन सा सैंक होता है डियर? स्ट्रेट सैंक होता है। तो स्ट्रेट सैंक होता है तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है ड्रिल चक। तो यह जो हमारा क्या है भाई? ड्रिल चक है। तो इस ड्रिल चक को हम लोग किसके ऊपर लगा रखे, या इस ड्रिल चक को किसने पकड़ रखा है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मशीन स्पिंडल पर, यह मशीन की स्पिंडल है जिसपे ड्रिल चक लगाया गया तो को कैसे पकड़ते हैं। तो दरअसल मशीन स्पिंडल पे जो ड्रिल चक पकड़ा गया ना, तो ड्रिल चक को पकड़ने के लिए दरअसल यहाँ पे आर्बर होता है, आर्बर पे टेपर भाग माउस टेपर कटा होता है जिससे हम लोग ड्रिल चक को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा यहीं पे आर्बर होता है। आर्बर, आर्बर पे हम लोग ड्रिल चक को पकड़ते हैं, ठीक है, आर्बर। आई बात समझ में? अब सॉकेट या स्लीव, इन दोनों को भी ध्यान दीजिए कि ये दोनों चीजें क्या है, सॉकेट या स्लीव। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिखा रखा है दो चीजें होती है। देखिए मैंने क्या बोला कि इसमें हम लोग टेपर सैंक वाले ड्रिल बिट को पकड़ते हैं। नॉर्मल जो हमारी पिलर ड्रिलिंग मशीन होती है 75 mm तक के व्यास को पकड़ सकती है। तो नॉर्मल हम लोग इसमें क्या करते हैं, मैंने बोला इसमें हम लोग जनरली टेपर सैंक ड्रिल बिट को पकड़ते हैं, ठीक है। तो अगर ये स्पिंडल जैसे मशीन का स्पिंडल दिया हुआ था, कोई एक साइज होगा ना, मान लीजिए इस स्पिंडल का जो मशीन का स्पिंडल है वो 20 mm है भाई। कितना है? एक सेकंड रुकिएगा। मशीन का स्पिंडल मान लेते हैं हम लोग 20 mm है। कितना है? 20 mm के साइज का। अगर ये 20 mm का साइज है तो हम लोग इसमें ड्रिल बिट किस साइज की ड्रिल बिट को पकड़ सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर मशीन का स्पिंडल 20 mm के साइज का है होल इसमें, तो हम लोग 20 mm वाले ड्रिल बिट को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 18 mm की ड्रिल बिट है भाई, कितना mm की, अगर आपके पास 18 mm की ड्रिल बिट है, 18 mm की हमारे पास ड्रिल बिट है, या फिर कह लीजिए 20 है तो मान लीजिए 22 mm का, 22 mm का ड्रिल बिट है, 18 को हो या 22 का हो, तब आप कैसे पकड़ोगे भाई? या 20 का है तो 20 वाला तो पकड़ा जाएगा। अगर मान लीजिए कम साइज का ड्रिल बिट है, ज्यादा साइज का है, तो ऐसा तो है नहीं कि जिस साइज का ड्रिल बिट है उस साइज के लिए आप अलग अलग मशीनें खरीदोगे, बहुत महंगा पड़ जाएगा ना। तो उसके लिए जुगाड़ किया गया दरअसल, जब हमारे पास कम साइज कम, भाई हमारे मशीन का स्पिंडल 20 mm है और आपके पास जो ड्रिल बिट है वो 18 mm का ही है। कितने का है? हमारे पास ड्रिल बिट 18 mm का ही है, और जबकि मशीन का स्पिंडल 20 mm है, तो इस ड्रिल बिट को जब इसमें डालेंगे तो ढीला पड़ जाएगा ना। तो उसका साइज कैसे बढ़ाया जाए, 18 mm को 20 mm में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए बनाया गया भाई क्या, स्लीव। क्या बनाया गया? स्लीव बनाया गया। चलिए यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं, तब हमारा क्या बनाया गया भाई? स्लीव बनाया गया। क्या बनाया गया? स्लीव बनाया गया। यह साइज बढ़ा देता है, यह साइज बढ़ा देता है। कैसे? यहाँ फिगर में देखिए कि स्लीव क्या है हमारा, यहाँ फिगर में देखिए आप लोग, यह हमारा जो आपको यह फिगर दिख रहा है ना, ये वाला या ये वाला, ये दोनों क्या है हमारे? स्लीव है। देखिए मान लीजिए मैंने क्या बोला कि आपकी यह ड्रिल बिट है, मान लीजिए इसका साइज क्या 18 है, यह ड्रिल बिट का साइज 18 mm है, और यह स्लीव के अंदर होल 18 mm का होगा, बाहरी साइज इसका कितना होगा? 20 होगा। तो देखिए अब ये हमारा ड्रिल बिट 18 का, इसी को स्लीव बोलते हैं। यह खोखला होता है, इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे, अब 18 वाले के कितना 20 में बदल दिया, अब इसको मशीन स्पिंडल में लगा देंगे, साइज बढ़ गई। हमने ड्रिल बिट के 18 था और स्लीव 20 का था, इसको इसके ऊपर चढ़ा के इसको भी 20 का बना करके अब इसके अंदर लगा लेंगे। तो स्लीव यूज करते हैं जब साइज हमारा कम हो और उस साइज को बढ़ाना है तो स्लीव यूज करते हैं। लेकिन साइज आपके पास जब ज्यादा होगी भाई, साइज हमारे पास क्या होगी? ज्यादा होगी, तो साइज को घटाए कैसे? तो साइज को घटाने के लिए बनाया गया सॉकेट। यह जो है आपका ना, यह सॉकेट है। क्या भाई? सॉकेट है। और यह दोनों हमारे पास क्या थे? यह दोनों हमारा स्लीव था, स्लीव सॉकेट है, ठीक है। सॉकेट में देखिए अब मान लीजिए हमारा क्या था, यह ड्रिल बिट हमारा ज्यादा साइज का था, 22 का था, तो ये 22 वाला अंदर इसमें होल 22 का कटा होगा, तो ये 22 वाले में चला गया। और इसके ऊपर क्या होगा ये पता चलेगा। देखिए साइज कम हो जा रहा है, ये वाला साइज ज्यादा, यह साइज कम कर दिया, तो ये मान लीजिए आपका 20 का होगा।
तो ये 22 का था, इसके अंदर होल 22 का, इसके अंदर चला गया और फिर ये साइज घटा करके 20 कर दिया। तो सॉकेट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, साइज को घटा लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब ज्यादा हो जाए, इसको कम करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, सॉकेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सॉकेट। यह साइज कम कर देता है, यह साइज कम कर देता है। ठीक है ना, आया होगा समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने भाई, कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। जल्दी जल्दी सभी ड्रिलिंग मशीन के बारे में देख लेते हैं, हालांकि सबके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। पिलर ड्रिलिंग मशीन, देखिए ये हमारी पिलर ड्रिलिंग मशीन है। इसका ये पिलर लंबा होता है तो पिलर ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। 75 mm साइज तक के ड्रिल करने के लिए यूज किया जाता है। 75 mm व्यास तक के ड्रिल के लिए, पकड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद आती है गैंग ड्रिलिंग मशीन। उसके पहले आप बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन समझ लीजिए। यह जो हमारा सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन यह है। बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बेंच पे लगाया जाता है, मेज पे लगाया जाता है। जमीन पे लगाएंगे हाइट छोटी हो जाएगी, आपको बैठ करके ड्रिल करना पड़ेगा। बैठ के काम हम लोग नहीं करते हैं। तो बेंच लिखा है ना, सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि ये बेंच पे लगाया जाता है। यह हमारा बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से होल करता है। 12.5 mm तक के साइज के लिए यूज किया जाता है होल करने के लिए ना, 12.5 mm। ठीक है, यह हो गया हमारा क्या, बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। उसके बाद बारी आती है भाई गैंग ड्रिलिंग मशीन की। तो यह देखिए हमारा गैंग ड्रिलिंग मशीन है। क्या है, गैंग ड्रिलिंग मशीन है। यही बेंच सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन ही होती है जब इसको गैंग में लगा दिया जाए, मतलब 4-5 मशीनें एक साथ लगा दी जाए। जैसे आप अकेले घूमते हो तो कोई कुछ नहीं कहता भाई अकेले आदमी घूम रहा है, 4-5 लोग साथ में घूमते हो तो बोला जाता है गैंग बना करके घूम रहा है ना। तो वैसे यहां पर भी है, अकेली मशीन है सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। इसी मशीन को हम लोग एक मेज पे 4-5 इकट्ठा लगा दे तो गैंग ड्रिलिंग मशीन बोला जाता है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, यह हमारा जब एक ही जगह पे एक से अधिक संक्रियाएं करनी होती है, ऑपरेशन करने होते हैं, तो वहां पर यूज किया जाता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन कौन सा है, तो देखिए यह जो मशीन है रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, यह 100 mm तक का, कितना भाई, 100 mm तक का ड्रिल करने के लिए यूज किया जा सकता है। बहुत एक्यूरेट ड्रिलिंग करता है। ठीक है, और इसमें देखिए खास बात यह है कि यह पिलर होता है। देखिए यह, इसको पिलर कहते हैं। यह खास बात नहीं है भाई, देखो यह खास बात नहीं है, अभी आगे बताऊंगा। यह पिलर होगा। पिलर पे यह जो लंबी सी आर्म लगी हुई है ना, इसको हम लोग रेडियल आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं। पुरानी वीडियोज में सब मैं ज्यादा डिटेल में बता रखा हूं। रेडियल आर्म हो गया, जो पिलर पे रेडियल आर्म लंबा लगा हुआ ना, पिलर पे पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यह जो है हमारा मोटर है, ऊपर ड्राइविंग मोटर है, मोटर कह लीजिए, ड्राइविंग मोटर या मोटर कह लीजिए, इसको हम लोग स्पिंडल हेड कहते हैं। स्पिंडल हेड बोला जाता है। नीचे हमारा जो देखिए यहाँ पे स्पिंडल लगा हुआ है, यह क्या है, स्पिंडल है, स्पिंडल। ठीक है, और यह हमारा, सॉरी ये तो जॉब है, यह हमारा बेस है, बेस है, और यह जॉब को पकड़ा गया है। ठीक है, तो जो हमारा भारी जॉब होता है, जब भारी जॉब में ड्रिल करना तो जॉब को उठा करके इधर उधर करना आसान नहीं होता। ऐसे केसेस में हम लोग रेडियल ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं। इसमें यहाँ ड्रिल करना, यहाँ ड्रिल करना, यहाँ कहीं भी करना। तो इसमें देखिए क्या फायदा, मैंने बोला पिलर पूरा 360 डिग्री घूम सकता है, और इस पर जो ये हमारा स्पिंडल हेड लगा हुआ है ना, इसको रेडियल आर्म पर आगे पीछे खिसका सकते हैं। रेडियल आर्म पर स्पिंडल हेड को रेसिप्रोकेटिंग मोशन, आगे पीछे की गति, यहां से यहां तक खिसकाया जा सकता है। जब हम लोग इसको स्पिंडल हेड को रेडियल आर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो ये स्पिंडल से दूर जाएगा, जब इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये स्पिंडल के नजदीक आएगा। मतलब इसमें रेडियल आर्म पर स्पिंडल हेड को पिलर के पास ले आ सकते हैं, पिलर से दूर किया जा सकता है। किसमें, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में। यही क्वेश्चन में पूछा भी था, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता। यह स्पिंडल हेड है रेडियल आर्म पे, इसी को हम इधर ले आएंगे तो कॉलम के पास आएगा, उधर ले जाएंगे कॉलम के दूर जाएगा। किसमें होता है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आसान है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। देखिए जो बीए थ्रेड होता है ना, 47.5 डिग्री पे काटा जाता है, 47.5 डिग्री पर। इसका जो जनरली हमारा यूज होता है ना, घड़ी के पुर्जों में जो छोटे पार्ट होता है ना, घड़ी के पुर्जों में यह थ्रेड काटी जाती है, या फिर 6 mm से छोटे स्क्रू के लिए, 6 mm से छोटे स्क्रू के लिए, 6 mm से छोटे स्क्रू के लिए। फिर आती है बारी बीएसडब्ल्यू थ्रेड की। ठीक है, देखिए बीएसएफ भी है। बीएसएफ थ्रेड को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए बीएसएफ, ब्रिटिश फाइन थ्रेड, BRITI, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, बीएसएफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड, एफ से फाइन हो जाएगा, फाइन थ्रेड होती है हमारी। ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड।
ठीक है। इसका एंगल जो होता है 55 डिग्री होता है। कितना होता है? 55 डिग्री होता है। कहां यूज किया जाता है? तो देखिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, मतलब यह थ्रेड काफी महीन काटी गई होगी, पिच नजदीक नजदीक होगा, या ऐसे जगहों पे यूज करते हैं जहां पे मशीनों में वाइब्रेशन होता है और नट के खुलने का, स्क्रू के खुलने का डर रहता है, तो वहां पे बीएसएफ थ्रेड मतलब फाइन थ्रेड वाला स्क्रू यूज करते हैं। उसमें थ्रेड नजदीक नजदीक होगी, फाइन थ्रेड होगी तो वो जल्दी खुलेगा नहीं। तो जहां मशीनों में वाइब्रेशन हो, जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह, मतलब बाइक हो गई, कार हो गई, या मशीनें चल रही है उसमें वाइब्रेशन होता है, तो ऐसी जगहों पे बीएसएफ थ्रेड यूज किया जाता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड यूज किया जाता है। इसका एंगल 55 डिग्री होता है। जो एकमी थ्रेड है हमारा, इसका एंगल भाई 29 डिग्री होता है। यह लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर कटा होता है। कहां पे? लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर। यह जो बीएसडब्ल्यू थ्रेड होता है ना, इसका भी एंगल हमारा कितना होता है? 55 डिग्री होता है भैया। कितना होता है? 55 डिग्री होता है। और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो यह क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ। ठीक है, 55 डिग्री का कोड ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ कहते हैं बीएसडब्ल्यू को। और यही होता है जिसके क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। दरअसल आपकी जो थ्रेड काटी, क्रेस्ट और रूट क्या समझिए, देखिए ऐसे थ्रेड काटा जाता है ना, आपका जो थ्रेड काटा जाता है, तो जो यह वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग शिखर, ऊंचाई पे है ना, तो क्रेस्ट मतलब शिखर, और एक गहराई में, जड़ में है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं रूट। क्या बोल देते हैं भाई? रूट बोल देते हैं। जो हमारी थ्रेड काटी जाती है ना बीएसडब्ल्यू, इसमें क्या किया जाता है? यह जो हमारा रूट वाला हिस्सा, इसको भी ऐसे गोलाई में बना देते हैं थोड़ा, और क्रेस्ट वाले हिस्से को भी थोड़ा ऐसे गोलाई में बना देते हैं। रूट वाला भी गोलाई में, क्रेस्ट वाला भी थोड़ा गोलाई में। तो यही होता है। किसमें किया जाता है? बीएसडब्ल्यू में किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका? सी सही हो जाएगा, बीएसडब्ल्यू थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ टैप रिंच। ठीक है, टैप रिंच की बात करें, इस टैप रिंच का नाम क्या है? बॉक्स टाइप टैप रिंच। ठीक है, सॉलिड टाइप, टी हैंडल, एडजस्टेबल। देखिए सॉलिड टाइप का था तो इसमें देख रहे हैं एक साइज यह है और इधर थोड़ा छोटा साइज बनाया गया, तो ये ऐसे सेम साइज दोनों साइड ना, तो इसमें दो साइज है, तो यह जो है दो साइज के टैप को पकड़ पाएगा। टैप क्या होता है? जो इंटरनल थ्रेड काटता है, आंतरिक चूड़ी काटने वाले टूल को टैप कहते हैं। टैप जो हम लोग हैंड टैप, जो हाथ के द्वारा जो टैप यूज किया जाता है ना, हैंड टैप का जो सैंक होता है ना, जो सैंक होता है किसका? हैंड टैप का। हैंड टैप का जो सैंक होता है ना, वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है, स्क्वायर होता है। तो हैंड टैप का जो सैंक होता है वर्गाकार होता है, और इसमें देख रहे हैं वर्गाकार आकृति कटी है, तो वो उसमें फंसा करके आसानी से घुमाया जा सकता है। तो इसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। जो ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉलिड टाइप टैप रिंच, क्योंकि इसमें जो साइज दिया गया है बस इसी साइज के टैप को पकड़ सकते हैं, और किसी अलग साइज का अगर टैप का हमारा सैंक होगा तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। तो इसका जो हैंड टैप का जो टैंक होगा ना, वो सैंक के ऊपर जो टैंक होती है वो हमारी वर्गाकार होती है। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद जो अगला फिगर दिख रहा है आपको, टी हैंडल वाला, आप लोग देखिए पहचान गए होंगे। चलिए ठीक है, तो टी हैंडल कौन सा है? तो यह देखिए टी जैसी आकृति बनी हुई ना, ये टी हैंडल टैप रिंच होता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए टैंक है ना, मैंने क्या बोला? टैंक बोला था ना, लिख दिया टैंक मैंने। टैंक ऊपर वाला ऐसा टैंक होता है ना, टैंक तो नीचे होता है ना। अरे यार क्या टैंक, ठीक है, तो जो टैंक होती है उसके ऊपर टैंक होता है ना, जो स्क्वायर बना होता है, किस आकृति में बना होगा? स्क्वायर आकृति में बना होगा। ठीक है, टी हैंडल टैप रिंच देखिए टी आकृति का बना होता है। इसका यूज कहां करते हैं? देखिए गहराई में, जब कहीं गहराई में हमें टैप को चलाना हो तो ऐसी जगहों पे गहराई में टैप चलाने के लिए टी हैंडल टैप रिंच यूज किया जाता है। एडजस्टेबल टैप रिंच, ये जो फिगर है एडजस्टेबल टैप रिंच का है भाई। इसमें क्या है? तो ये देखिए फिक्स है, आगे पीछे नहीं होता। इधर हैंडल को घुमाने पे यह वाला जबड़ा आगे पीछे होता है, तो ये फिक्स जाओ गया, मूवेबल जाओ गया। और यहाँ देख रहे हैं इस तरह से आकृति बनी हुई है, इस तरह से। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो यह वाला हिस्सा भी देखिए 90 डिग्री, और यह भी, दोनों मिलाकर के क्या होंगे? स्क्वायर बनाएंगे, तभी स्क्वायर टैंक को पकड़ कर घुमा सकते हैं। इसमें इस हैंडल घुमा करके इसकी साइज को कम ज्यादा किया जा सकता है, मतलब किसी भी साइज के टैंक को आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसलिए इसको एडजस्टेबल टैप रिंच कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है टैप ड्रिल साइज की गणना का सूत्र क्या है? ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, पहले भी आ चुका है। टैप ड्रिल साइज, मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को, टैप ड्रिल साइज बराबर क्या बताया था? मैंने बताया था टैप ड्रिल साइज बराबर आपका होगा टैप साइज -2 इंटू डी। डी का मतलब मैंने बताया था कि गहराई होता है। क्या होता है? गहराई होता है। ठीक है, इसमें भी हमने बात किया था कि जो टैप ड्रिल साइज होता है इसको हम लोग माइनर डाया बोलते हैं, और जो टैप साइज होता है इसको हम लोग मेजर डाया बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं?
मेजर डाया, इसलिए मैंने उसमें दोनों नाम बताया था पीछे के वीडियोज में कि आगे दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए वही हुआ है ना, फार्मूला क्या है, टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया लिख दिया। टैप साइज कहीं लिखा ही नहीं है, तो टैप साइज को लोग मेजर डाया भी बोलते हैं, टैप ड्रिल साइज को माइनर डाया भी लिख सकता है। इसलिए मैंने दोनों चीज बताया कि टैप ड्रिल साइज को माइनर डाया कहते हैं, टैप साइज को मेजर डाया कहते हैं। तो चलिए टैप साइज ने लिखा तो मेजर डाया के साथ से मिला लेते हैं। टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2d, माइनस 2d मतलब गहराई, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन मिल गया, अपने आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला कह रहा है कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट की अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है। किस वजह से हमारी ड्रिल बिट बहुत ज्यादा घिसती है और आवाज करती है। तो कि ड्रिल बिट बहुत ज्यादा घिस रही है और आवाज कर रही है, इसका रीजन क्या हो सकता है, तो उसमें हमें मेन होता है फीड पे ध्यान देना। अगर आप फीड सही से नहीं दोगे, ज्यादा धीरे धीरे मतलब बहुत धीमे फीड कर दोगे, तो हमारी ड्रिल बिट भी ज्यादा घिसती है और चैटरिंग की आवाज भी आती है, ठीक है। तो उसका रीजन देखिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत धीमे मतलब टू स्लो फीड। एक तो होता है कि धीमा कर देना, धीमा नहीं है, बहुत धीमा। जब बहुत धीमी गति से हम लोग फीड दर कर देते हैं तो उस केस में हमें दिक्कत आती है कि जो ड्रिल बिट होती है हमारी क्या होती है, अत्यधिक घिसती है, चैटरिंग करती है, आवाज करती है और घिसती भी है, ठीक है। आई बात समझ में, क्या होगा, टू स्लो फीड, समझ रहा है ना। ड्रिल बीट एक चक्कर घूमने के बाद कितना जॉब के अंदर प्रवेश की, ड्रिल बीट एक चक्कर घूमने पे जितना जॉब के अंदर प्रवेश करती है वही उसका फीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। देखिए इसकी रीडिंग निकालनी, एक बार जरा मैं वीडियो में देख लूं, क्लियर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए अब इसकी रीडिंग निकालनी है, हमें क्या निकालना है भाई, रीडिंग निकालना है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं कौन सा वाला, अभी इंच वाला कह दिया है तो थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है, कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे सब समझ में आएगा। देखिए माइक्रोमीटर की बात हुई थी, इंच वाला हम लोग निकाले थे रीडिंग में, उसमें क्या था, 1 इंच में जो छोटे वाले टोटल भाग थे 40 भाग किया गया था ना, बड़ा वाला 10 था, उसको छोड़ दीजिए, मेन तो छोटे वाले से मतलब था। तो वर्नियर माइक्रोमीटर में जो इंच वाला माइक्रोमीटर था उसमें 1 इंच में 40 भाग किए गए थे, मेन यही हमें पकड़ना होता। इसमें कितना किया गया, तो देखिए आप यह क्या लिखा है, 2 लिखा है, मतलब 2 इंच होगा, यहाँ पे ये बड़ा वाला क्या हो गया, 2 इंच हो गया, और यहाँ देखिए क्या लिखा है भाई, 3 इंच लिखा हुआ है ना, तो यह इसका मतलब क्या हो गया हमारा, 3 इंच हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बीच में कितने भाग है, तो देखिए पहले 1 2 3 4 5, देखिए 7 8 9 10 तक है ना, तो 10 भाग हो गए, लेकिन 10 के बीच में भी एक एक छोटे भाग किए गए ना, सबके बीच में भी एक एक भाग किया गया ना, 4 5 के बीच में, 5 6 के बीच में, 7 8 के बीच में, ऐसे करके सबके बीच में, मतलब टोटल 10 और एक एक बीच में, मतलब टोटल अगर बात किया जाए तो 2 से 3 इंच, मतलब 1 इंच के अंदर टोटल मिलाकर के कितने हो गए अब, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भाग है, टोटल 20 भाग है। मतलब आप कह सकते हो कि 20 भाग जो है, 20 भाग बराबर है हमारे कितना, 1 इंच के, ये कह सकते हो, ठीक है। पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं रीडिंग के लिए। रीडिंग के लिए आपको फार्मूला मालूम ही होगा, फिर भी लिख दिया जाए एक बार कि रीडिंग के लिए फार्मूला क्या होता है हम लोगों का। रीडिंग के लिए फार्मूला होता है पहले मेन स्केल की माप, मेन स्केल की माप, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या, वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या इनटू लिस्ट काउंट, ये चीज होता है, ठीक है, इनटू लिस्ट काउंट। हालांकि मैं फुल फॉर्म लिख दूं कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, लिस्ट काउंट, बस। अब देखिए हमें क्या करना है, रीडिंग बराबर, अब हमें पहले भाई मेन स्केल की माप पढ़नी पड़ेगी। मेन स्केल की माप कितना है, तो ये हमारा मेन स्केल है। देखिए यहाँ पे 2 इंच लिखा है, यहाँ 3 इंच लिखा है, तो देखिए 2 के पहले 1 खाना हो गया ना, इसका मतलब जहां पे 1 लिखा रहा होगा यहाँ पे एक बड़ा खाना रहा होगा, बड़ी लाइन रही होगी, जहां पे 1 लिखा रहा होगा ना, देखिए ये इसके साथ है छोटा वाला 1, फिर 1 हो गया इसके पर, जैसे यहाँ पे देखिए 2 से पहले क्या, एक आधा खाना, फिर बड़ा वाला खाना 1, फिर 1 खाना है छोटा, फिर बड़ा वाला खाना हमारा 2 इंच का था। अब यहाँ पे जो मेन होगा हमारा, ये सबसे मेन वाला होगा, ये वाला, सॉरी कहां तक ये जा रहा है तो इसको देख लेते हैं जरा, ठीक है, इसके बराबर ही आएगा, ये वाला जो आएगा हमारा कितना है भैया, तो ये हमारा मेन 1 इंच हो गया। बात को समझ में आ रही है ना। फिर ऐसे इधर भी बने होंगे, 0 इंच से शुरू होगा 1 इंच, फिर 1 इंच के आगे देखिए 1 इंच 2 इंच 3 इंच ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, तो इसके बीच में हमारे कितने खाने हैं। मेन स्केल की माप पढ़नी तो हम 0 वाला पढ़ते हैं, तो 0 वाला यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये हमारा 0 है, तो ये लाइन कहाँ है, थोड़ा सा इससे आगे निकली हुई है,
ध्यान से आप देखना यहाँ फिगर में ना, तो आपको दिखेगा यहाँ थोड़ा सा यह 0 जो इस वाली लाइन से आगे है, कितना आगे, तो अगर देखा जाए तो ये 4 हो गया, तो यहाँ पे आधा आधा भी तो बीच में किया गया है। अगर आप काउंट करेंगे देखिए 1 2 3 4, 2 पे 4 खाने हो गए, 3 पे 6, क्योंकि टोटल 10 लिखा है, 10 दूना 20, एक इंच में 20 खाने हैं ना, तो 4 दूना 8, मतलब यहाँ तक 8 खाने हो गए। फिर ये जो छोटा वाला भी दिख रहा है, नवा भी दिख रहा है ना, आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9वां खाना दिख रहा है। 0 9वें खाने से थोड़ा सा आगे है, मतलब आप कह सकते हो 1 इंच अभी भूल जाइए, अभी हम लोग इसका भाग निकालते हैं, 9वां भाग दिख रहा है। तो अगर 20 भाग 1 इंच के बराबर है, तो 1 भाग किसके बराबर होगा भाई, 1 भाग बराबर होगा 1/20 के, 1/20 के। यहाँ भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 10 0 है, दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 20 25 100, 0.05 आ गया। एक भाग का मान हमें कितने के चाहिए, हमें मालूम है कि यहाँ पे देखिए 4 है, 4 दूना 8 भाग, और 9 एक और दिख रहा है, तो एक 9 भाग, 9 भाग का मान चाहिए। 9 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 9 भाग बराबर 0.05 इंटू 9, कितना आ जाएगा, पूरा कर लीजिए, 9 5 45 को 5 हाथ में 4, 9 9 4 आ जाएगा। और क्या है, 0.2 अंक पे है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.45 आ गया। कितना का भाई, 9 भाग का मान। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 इंच, देखिए मेन 1 इंच हो गया था, फिर 9 भाग का मान हम निकाला, तो 1 इंच और 9 भाग का मान 0.45 इंच, तो 1.45 इंच हो गया ना, कितना हो गया मेन स्केल का मान, 1.45 इंच प्लस, ठीक है, क्योंकि भाई टोटल 1 इंच तो मैंने अभी छोड़ दिया, बस मैं 9 भाग का मान निकाला, या पहले 1 इंच भी तो है, तो टोटल मान कितना हो गया, 1 इंच और 9 भाग का मान हमारा निकला 0.45, तो 1 इंच 0.45 है, तो इंच है, तो कह सकते हैं 1.45 इंच। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ऐसे देखिए 2 लिखा है, मान लीजिए 2 इंच है, फिर देखिए 1 है 2 है 3 है ना, मान लीजिए 3 है तो इसको आप 30 कह सकते हो, या 4 है तो इसको 40 कह सकते हो, या 5 है तो इसको 50 कह सकते हो। देखिए 3 और 4 के बीच में तो ये छोटा भाग है, अगर 3 को 30 कह सकते हैं, 4 को 40 कह सकते हैं, तो ये छोटे वाले क्या कहेंगे, इनके बीच में तो 35 कहलाएगा। वैसे 4 है तो 40, 5 है तो 50, तो इनके बीच में जो लाइन है यह क्या कहलाएगी, 45 कहलाएगी। वैसे यहाँ पे देखिए तब ये 4 था तो 40 कहलाएगी, 5 है तो 50 कहलाएगी, ये हम ये वाली लाइन भी तो ले रहे हैं 9वें भाग को, तो इन दोनों के बीच में ये क्या होगी, 45 कहलाएगी। तो 1 इंच प्लस 45 तो अपने आप 1.45 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1.4, यहाँ 1.45, यहाँ 1.5, ऐसे ही तो बढ़ेगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो मैंने तरीका मेन बताया इससे निकाल सकते हैं। प्लस मेन स्केल का मिलने वाली भाग की संख्या, कौन से भाग मिल रहे भाई, तो यहाँ देखिए एरो बनाया हुआ है, यह वाला देखिए एरो बनाया हुआ है ना क्वेश्चन में, कि ये वाली भाग मिल रहा है, कौन सा भाग मिल रहा है, 5वां भाग, 10वां से जस्ट पहले वाला, मतलब 9वां भाग मिल रहा है। तो 9 गुणे लिस्ट काउंट, देखिए अगर मीट्रिक की बात करता, लिस्ट काउंट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मीट्रिक की बात करता, किसकी, मीट्रिक की, अगर मीट्रिक की लिस्ट काउंट की बात करता वर्नियर कैलिपर की, तो वो 0.02 mm होता है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है किसकी, यहाँ बात कर रहा है ब्रिटिश की, यहाँ बात हो रही है ब्रिटिश की। तो जब ब्रिटिश की बात करेगा तब लिस्ट काउंट हमारा हो जाता है 0.001 इंच, ठीक है। अब यहां से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लिस्ट काउंट ब्रिटिश वाला रखेंगे, इंच वाला रखेंगे 0.001 इंच, बस। अब इसको गुणा कर लीजिए, आंसर 1.45 प्लस यह जब गुणा करेंगे इसमें कितना आ गया, 3 अंक में दशमलव, तो 0.009 हो जाएगा। बस इन दोनों को जोड़ लीजिए ऐसे, 1.45, 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव, 009 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 1.459। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1.459। बिल्कुल आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो होता है वर्नियर कैलिपर में 1 इंच में 20 भाग होते हैं, बस ये समझ गए, आंसर सॉल्व। नेक्स्ट पेज है, कम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण के लिए किया जाता है। तो ये देखिए आपके सामने कम्बिनेशन सेट है, इसमें हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर हेड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्क्वायर हेड कहते हैं। यह हमारा प्रोटेक्टर हेड कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोट्रैक्टर हेड कहलाता है। और लास्ट में ये जो हमारा सेंटर हेड, सेंटर हेड कहलाता है। सेंटर हेड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी राउंड जॉब का सेंटर निकालते हैं, इसके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। प्रोटेक्टर हेड जो होता है हमारा, प्रोटेक्टर हेड का काम होता है प्रोटेक्टर, जैसे प्रोटेक्टर क्या था, 1 डिग्री तक का कोण को माप सकता है, बना सकता है, वही काम सेम हमारा प्रोटेक्टर हेड भी करता है। यह भी 1 डिग्री तक का कोण को मापने या बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्क्वायर हेड में देखेंगे 2 सिरे हैं, एक सिरा इधर है और एक सिरा इधर है। यह सिरा इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है और यह वाला सिरा इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर हेड की मदद से 90 डिग्री और 45 डिग्री दोनों कोण को चेक कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन में पूछा भी था, 90 और 45 चेक करना, क्या सही हो जाएगा भाई, स्क्वायर हेड, है ना आसान।
नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है। यह जो हमारे पास एंगल प्लेट है इसमें हम लोग ये रिब्स क्यों दे रखे हैं। देखिए अगर आप नॉर्मल एंगल प्लेट बना देते इस तरह से ना, नॉर्मल अगर हमारा एंगल प्लेट बन जाता, ठीक है, दोनों 90 डिग्री पे, हमने कोई रिब्स नहीं दिया, तो भाई सरफेस कितने दिनों तक ऐसे खड़ी रहेगी। कुछ दिनों के बाद, लंबे समय के बाद धीरे धीरे क्या होता, सरफेस हमारी या तो आगे को या पीछे को झुक जाती, आगे को या पीछे को हल्का फुल्का झुक जाती, तो हमारे उसमें क्या होता है, एंगल प्लेट में फिर हमारे एरर आ जाता है उसके, फिर क्योंकि एंगल प्लेट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है दोनों के, तो थोड़ा बहुत भी आगे पीछे झुक जाते तो उसका कोण कम या ज्यादा हो जाता लंबे समय के बाद। तो उस चीज से बचने के लिए कि हमारा लंबे समय के बाद भी वो अपने एक्यूरेसी को बनाए रखे, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, रिब्स दे दिया। इसी को रिब्स बोलता है, या जो है या इसी को हम लोग रिब्स बोलते हैं। सपोर्ट टाइप का ऐसे जोड़ दिया गया, वेल्डिंग के द्वारा सपोर्ट दे दिया गया जिससे वो झुके ना। जैसे आप लोग देखते हो ना, जो आपकी तख्त होती है, जो आपका तख्त होता है, तो आपके पटरा होते हैं ना ऐसे लंबे लंबे पटरे होते हैं। तो अगर इसके बीच में देखते हैं, तख्त के बीच में भी नीचे की साइड से देखेंगे, नीचे देखेंगे तब दिखेगा, ऊपर नहीं दिया जाता, ऐसे ऐसे एक आध दो पटरा और जोड़ दिया जाता है। क्यों, जिससे इनको सपोर्ट मिल सके। नहीं कुछ समय के बाद धीरे पटरे बीच में लटक आ जाएंगे और टूट जाएगा, फिर एक दिन आप सोए रहोगे बीच में गिर जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे तख्त में भी ये सपोर्ट दिया जाता है कि वह उसमें लटक ना आए, उसमें परिवर्तन ना, डिस्टॉर्शन ना हो, वही चीज यहाँ पे है, ठीक है, तो विकृति को रोकने के लिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। भाई कह रहा है इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें पेयर में, लेकिन देख रहे साइज बड़ा या छोटा है। अगर ये सेम साइज का होता तो मैच्ड पेयर वी ब्लॉक होता, और मैच्ड पेयर वी ब्लॉक इसमें दिया भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग इसको पहचानेंगे लेबल, मैंने बताया था जहां पे जॉब को रखते हैं उसको लेबल कहते हैं, और जिसमें हम लोग क्लैम को फंसाते हैं उसको ग्रुप कहते हैं। साइड में हम लोग क्लैम को फंसाते हैं ना जॉब को पकड़ने के लिए, तो ये ग्रुप कहलाता है, और जहां जॉब को रखा जाता है उसको लेबल कहते हैं। ये जानते रहेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें देखिए एक लेबल ऊपर एक नीचे, दो लेबल दिया है और साइड वाला एक ही साइड का ग्रुप मिलते हैं, एक ग्रुप और दो लेबल, मतलब डबल लेबल और सिंगल ग्रुप है। ऑप्शन देखिए डबल लेबल सिंगल ग्रुप, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर डबल लेवल वाला होता है तो एक साइड हम लोग 90 डिग्री का कोण रखते हैं, और बड़े साइज के जॉब पकड़ने के लिए एक साइड 120 डिग्री बना देते हैं, ठीक है। एक साइड का एंगल कम, एक साइड का ज्यादा कर देते हैं, जो 90 डिग्री छोटे साइज का, छोटे डाया का व्यास पकड़ने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, और जो बड़ा डाया होगा, अरे बड़ा एंगल होगा, बड़े साइज के जॉब को सपोर्ट करेगा। उसके बाद सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, तो देखिए यह वाला है, देखिए एक ही लेवल है और एक ही ग्रुप है, एक लेवल यहां हो गया, ग्रुप यहां हो गया, तो एक ही लेवल है और एक ही ग्रुप है, तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। सिंगल लेवल डबल ग्रुप, देखिए यह है, लेवल एक ही है, इसमें क्या है, लेवल एक है लेकिन ग्रुप देखिए दो काट दिया गया है, तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप हो जाएगा। कितना मजेदार है, बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए ये हमारा वी ब्लॉक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपको वीडियो क्लासेस खत्म होती है तो आपको वीडियो बंद करने के बाद आपका इसका नेक्स्ट काम क्या है, आपको तुरंत जाना है इस वेबसाइट पे www.globalit.org। वहां पे जाकर के आपको टेस्ट देना। टेस्ट कैसे देना मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ, टेस्ट कैसे देना, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना। तो आप देख लीजिएगा, जाइए टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद जैसे जो चैप्टर आपने आप क्वेश्चन देखे, इसी क्वेश्चन के जाकर के वहां टेस्ट दे लीजिए, फिर आकर के बताइए यहाँ पे कि हाँ सर मेरा कितना सही हुआ था, ठीक है। इतना करेंगे तब मजा आएगा, तब चीजें आपकी अच्छे से तैयार होंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।